हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल सी अन नीट दंगल एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो चलिए शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक पावर हाउस ऑफ द सेल है। हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पहले हम लिख लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हम स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप में जब देखते थे तो माइटोकॉन्ड्रिया इजीली विजिबल नहीं रहता था जब तक हम उस पर कोई स्टेन ना डालें, यानी कोई डाई नहीं डाले, जब तक उसका यूनिक स्ट्रक्चर नहीं आता था। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इतना छोटा था, जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते थे तो अभी वो विजिबल नहीं रहता था। लेकिन जब उसके ऊपर हम कोई डाई डाले यानी कोई कलर डाले तो उसका वो यूनिक स्ट्रक्चर हाईलाइट होता था। तो हम यहाँ इसकी विजिबिलिटी लिख लेंगे। visibility under a standard microscope mitochondria are not easily visible. Mitochondria are not easily visible unless they are specifically stained with dyes that highlight their unique structure. यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी विजिबिलिटी हम उसको कैसे देखें? जब हम स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया को रखे तो फिर भी हम उसको नहीं देख पा रहे थे जब तक कि हम उसके ऊपर कोई डाई नहीं डाले, यानी कोई कलर नहीं डाले, जब तक हम उसे नहीं देख पा रहे थे उसका यूनिक स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स के बारे में। तो हेडिंग डाल लेंगे नंबर। The number of mitochondria in a cell is highly variable and is directly linked to the cell's physiological activity. यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नंबर्स पाए जाते, कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं, किस पे डिपेंड रहता? उन लोगों की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड रहता। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल, द नंबर ऑफ mitochondria in a cell is highly variable and is directly linked to the cell's physiological activity.
physiological activity. A cell with high energy will have hundreds of or thousands of mitochondria. जो सेल के पास बहुत सारी एनर्जी रहती है उसके अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? 100 से या नहीं तो 1000 में पाए जाते हैं। जहाँ लेस एक्टिव सेल की बात करें यानी जो कमज़ोर सेल रहता है उसकी बात करें तो इसके अंदर बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो हम यहाँ कंटिन्यूएशन में लिख लेंगे अ सेल विथ हाई एनर्जी demands will have hundreds or will have hundreds or thousand of mitochondria. Whereas a less active cell active cell will have far fewer. यानी कि जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाए जाते हैं वो वेरिएबल रहते हैं, डायरेक्टली किससे लिंक रहते हैं? सेल्स के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। जैसे कि अगर कोई ऐसा सेल है जो हाईली एनर्जी डिमांड करता है उसके पास 100 या नहीं तो 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अगर हम लेस एक्टिव सेल यानी ज़्यादा काम नहीं करने वाला सेल है उसकी बात करें तो उसके अंदर बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की शेप और साइज़ की बात करेंगे। शेप एंड साइज। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप रहता है वो प्लियोमॉर्फिक रहता है यानी अलग अलग शेप के पाए जा सकते, लेकिन जो टिपिकली कौन से कॉमन पाए जाते हैं? सॉसेज शेप या नहीं तो सिलिंड्रिकल या नहीं तो फिलामेंटस कॉमन पाए जाते। और जो इनका डायमेंशन रहता यानी जो इनका साइज रहता वो 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर रहता डायमीटर में, और इनकी जो लेंथ रहती वो 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर उनकी लेंथ रहती। तो हम यहाँ लिख लेंगे शेप और साइज के बारे में। दे आर प्लियोमॉर्फिक यानी कैन हैव वेरियस शेप, इनके अंदर अलग अलग शेप रह सकते। कैन हैव वेरियस शेप, but are typically sausage, cylindrical, or filamentous shape, Their dimensions are generally 0.2 to 1 micrometer in diameter and 4.1 micrometer in length.
यानी जो इनका शेप और साइज रहता है, शेप की बात करें तो वो प्ल्यूमॉर्फिक रहता है, यानी कि उसके अंदर अलग अलग शेप्स पाए जाते हैं, जैसे कि सॉसेज शेप भी पाया जा सकता, सिलेंड्रिकल भी पाया जा सकता, फिलामेंटस शेप भी पाया जा सकता। अगर उनके साइज़ की बात करें तो डायमेंशंस जनरली 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर इन लोग का डायामीटर रहता, और अगर लेंथ की बात करें तो 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ रहती। अब हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो हेडिंग डाल लेंगे यहाँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर। पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर उतारेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसके अंदर क्या क्या पाए जाते। तो चले शुरू करते हैं बनाना। हम क्या उतार रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया उतार रहे हैं। ये क्या है? ये एक तरह का माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो पहले हम इसको लेबल कर लेंगे, फिर उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे। तो ये क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है। कलर चेंज कर लेंगे। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। और जो ये फोल्ड करा हुआ है ये भी एक मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। जो ये इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। तो यहाँ लिख लेंगे हम, ये जो फोल्डिंग है इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। क्रिस्टे। ये डीएनए है, लेबल कर लेंगे यहाँ डीएनए। ये 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ ये भी लेबल कर लेंगे, ये क्या है? 70S राइबोसोम। प्रोटीन्स, ये आरएनए। आरएनए। और जो ये खाली जगह है इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स। और जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो यहाँ हम लिख लेंगे जो ये दोनों के बीच में स्पेस है इसको हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। स्पेस। तो ये एक किसका स्ट्रक्चर है? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा? इसके अंदर पहले आउटर मेम्ब्रेन पाई जा रही, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। इसके बाद इनर मेम्ब्रेन पाई जा रही जो फोल्ड हुई हुई है। किस वजह से ये फोल्ड है? कई को बोले तो ये एरिया बढ़ाती, इसकी वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड है। जो फोल्डिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते। और ये आरएनए इसके अंदर पाए जाते। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस यानी जो दो मेम्ब्रेन के बीच में की स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसके अंदर थोड़े डीएनए पाए जाते,
70S राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक तरह का 70S का है। इसके अंदर जो खाली जगह है, खाली स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते और आरएनए पाए जाते। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इस स्लाइड का रिवीजन कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक तरह का पावर हाउस ऑफ द सेल है। विजिबिलिटी, हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहाँ देखें, एक स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया इजीली विजिबल नहीं हुआ जब तक कि हम उसके ऊपर एक स्पेसिफिकली स्टेन डालें डाइस की मदद से। यानी कि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप के अंदर रखे, फिर भी हमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख रहा था। कब दिखा हमको, जब हम उसके ऊपर कुछ कलर डाले तो उसका एक यूनिक स्ट्रक्चर हमको मालूम हुआ। नंबर, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल इज हाईली वेरिएबल एंड इज डायरेक्टली लिंक टू द सेल्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाए जाते हैं वो हाईली वेरिएबल रहते और डायरेक्टली किससे लिंक रहते, सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे लिंक रहते। A cell with high energy demands will have hundreds or thousands of mitochondria. जो हाई एनर्जी डिमांड करता है सेल, उसके पास 100 या नहीं तो 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते। वेयर एज अ लेस एक्टिव सेल विल हैव फार फ्यूअर, यानी जो लेस एक्टिव सेल है उसके पास बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते। शेप एंड साइज, अगर हम शेप और साइज की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, दे आर प्ल्यूमॉर्फिक, यानी कि इनका वेरियस शेप, अलग अलग शेप के माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते, बट आर टिपिकली सॉसेज, सिलेंड्रिकल और फिलामेंटस शेप। अगर इन लोगों का टिपिकली शेप देखें तो वो कौन सा है, एक है सॉसेज, सिलेंड्रिकल और एक है फिलामेंटस शेप। Their dimensions are generally 0.2 to 1 micrometer in diameter. अगर हम इनके साइज़ की बात करें, डायमीटर कितना है इनका, 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर, और इनकी जो लेंथ है वो है 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर, पहला है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लोज रहता दो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन। ये दो मेम्ब्रेन्स एक डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स बनाते हैं ऑर्गेनेल्स के अंदर। तो हम यहाँ लिख लेंगे द माइटोकॉन्ड्रियन, the mitochondrion is enclosed by two phospholipid bilayers. Bilayers, an outer membrane and inner membrane। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती, कौन सी है, एक आउटर और एक है इनर। These two membranes create two distinct compartments, distinct यानी different compartments, दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाते विथ इन द ऑर्गेनेल के अंदर, विथ इन द ऑर्गेनेल। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन रहता, कौन सा एक आउटर मेम्ब्रेन रहती और एक इनर मेम्ब्रेन रहती, और ये दो मेम्ब्रेन्स दो अलग अलग डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाते विथ इन द ऑर्गेनल्स। अब हम कंपार्टमेंट्स की बात करेंगे। कंपार्टमेंट्स,
आउटर कंपार्टमेंट, जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस रहता बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, यानी दो मेम्ब्रेन के बीच में। आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट, हम इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं, तो ये भी लिख लेंगे हम यहाँ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। This is the fluid filled space. This is the fluid filled space between the outer and inner membrane. Between the outer and inner membrane, यानी जो दो मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड पाया जाता उसको हम आउटर कंपार्टमेंट बोलते। अब हम इनर कंपार्टमेंट की बात करेंगे, लिख लेंगे यहाँ इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट यानी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ये जो स्पेस रहती इनर कंपार्टमेंट, वो इंक्लोज रहती इनर मेम्ब्रेन से, और ये फिल्ड रहती डेंस जेल लाइक सब्सटेंस, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते। तो दिस स्पेस enclosed by the inner membrane, enclosed by the inner membrane, inner membrane is filled with a gel-like substance, gel-like substance called matrix, called मैट्रिक्स। यानी जो इनर मेम्ब्रेन की स्पेस रहती है उसके अंदर क्या पाया जाता, एक जेल लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते। अब हम बात करेंगे क्रिस्टे के बारे में। क्रिस्टे क्या है, हेडिंग डाल लेंगे क्रिस्टे। क्रिस्टे एक ऐसी चीज है जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड से बना हुआ रहता, मैट्रिक्स के अंदर ही फोल्ड हुई रहती है, और ये एक शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर बनाती, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। ये फोल्डिंग एक क्रिटिकल अडेप्शन है जो ड्रामेटिकली इंक्रीज करती सरफेस एरिया इनर मेम्ब्रेन की। सो इनर मेम्ब्रेन houses the enzyme and proteins for ATP production. More surface area means more capacity to produce energy. यानी जब क्रिस्टे इनफोल्डिंग्स कर लेती, यानी इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स कर लेती, तो जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता, और ATP प्रोडक्शन यानी जो हम प्रोड्यूस करते एनर्जी, उसकी भी संख्या बढ़ जाती। यहाँ लिख लेंगे हम द इनर मेम्ब्रेन, inner membrane folds inward into the matrix, folds inward into the matrix, forming shelf-like structure, forming shelf-like structure
called cristae. Called cristae. This folding is a critical adaptation. This folding is a critical adaptation that dramatically increase the surface area of the inner membrane since the inner membrane houses the enzyme and proteins and proteins for ATP production. यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या बनती है? एटीपी प्रोडक्शन होती. मोर सरफेस एरिया मीन्स more capacity to produce energy. More capacity to produce energy. क्रिस्टे क्या है? एक इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स है जो कहाँ? मैट्रिक्स के अंदर ही फोल्ड हो जाती, जो एक शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर बनाती, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं. ये फोल्डिंग क्रिटिकल अडेप्टेशन और ड्रामेटिकली इंक्रीज करती सरफेस एरिया इनर मेम्ब्रेन के अंदर. सो ये इनर मेम्ब्रेन क्या है? हाउसेज द एंजाइम है और प्रोटीन्स फॉर एटीपी प्रोडक्शन, यानी ये एटीपी बनाती, यानी कि एनर्जी बनाती, जिसकी वजह से सरफेस एरिया मीन्स मोर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी. अगर सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहा उतनी ही ज़्यादा हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते, यानी बना सकते. तो अब हम बात करेंगे मेम्ब्रेन स्पेशलाइजेशन. मेम्ब्रेन स्पेशलाइजेशन. Membrane specialization. Membrane specialization means each membrane has a unique set of enzymes embedded in it. यानी जो एक एक मेम्ब्रेन रहता है उसके अंदर यूनिक सेट ऑफ एंजाइम्स रहते हैं जो उसके अंदर एम्बेडेड रहते. डेडिकेटेड टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में रहते. तो हम यहाँ लिख लेंगे each membrane has a unique set of enzymes embedded in it. Enzymes embedded in it. Dedicated to different stages. Dedicated to different stages. Different stages of cellular respiration. Of cellular respiration.
मेम्ब्रेन स्पेशलाइजेशन मीन्स हर मेम्ब्रेन के पास एक यूनिक सेट ऑफ एंजाइम रहते हैं जो मेम्ब्रेन स्पेशलाइजेशन में एम्बेडेड रहते। ये एक डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करते। अब हम बात करेंगे फंक्शंस साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। हेडिंग लिख लेंगे फंक्शंस द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। The site of aerobic respiration. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक प्राइमरी साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन में। अ प्रोसेस दैट यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोसेस है जो यूज करता ऑक्सीजन को और ब्रेक डाउन करता फूड मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करता और उससे एनर्जी बनाता यानी रिलीज करता एनर्जी। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया आर द primary sites of aerobic respiration. Primary sites of aerobic respiration a process that uses oxygen, a process that uses oxygen to break down food molecules यानी के like glucose टू रिलीज एनर्जी यानी एनर्जी रिलीज करने के लिए, रिलीज एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक प्राइमरी साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस यूजेस एनर्जी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या यूज करता? ऑक्सीजन, और क्या ब्रेक डाउन करता? फूड मॉलिक्यूल, जैसे कि ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करता और क्या बनाता? एनर्जी प्रोड्यूस करता। अब हम लिखेंगे This energy is captured and stored in the form of adenosine triphosphate। जो एनर्जी ब्रेक डाउन करे उन फूड मॉलिक्यूल्स को, वो क्या हो जाते? कैप्चर्ड हो जाते और स्टोर हो जाते कौन से फॉर्म में? एटीपी में। एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये स्टोर हो जाते। द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। This vital role is why mitochondria are famously known as the powerhouse of the cell। हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते? क्योंकि इसका वाइटल रोल ही है क्या करना? एनर्जी बनाना, और वह एनर्जी देते हुए हम काम कर सकते। इसकी वजह से ये फेमसली नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम यहाँ लिख लेंगे This energy is captured and stored in the form of ATP। एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। The universal energy currency of the cell।
the universal energy currency of the cell. Currency of the cell. This vital role is why mitochondria are famously known as powerhouses of the cell. Powerhouses of the cell. अब हम ये स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं पूरा. हम यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम बात करें डबल मेम्ब्रेन के बारे में. इन द माइटोकॉन्ड्रियन इज इनक्लोज बाय 2 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स एंड आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूज है 2 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स में. कौन सी है? एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन. दीज 2 मेम्ब्रेन्स क्रिएटेड 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स. ये जो 2 मेम्ब्रेन है वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए विद इन द ऑर्गेनल यानी ऑर्गेनल के अंदर. कंपार्टमेंट्स के अंदर 2 थे, एक है आउटर कंपार्टमेंट और एक है इनर कंपार्टमेंट. आउटर कंपार्टमेंट को हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी बोलते हैं. दिस इज द फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. यानी जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन रहती है उसके बीच में जो जगह रहती वो इससे ही भरी हुई रहती फ्लूइड स्पेस से. इनर कंपार्टमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं. दिस स्पेस इनक्लोज बाय द इनर मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद अ जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स. जो इनर मेम्ब्रेन रहती वो इंक्लोज रहती, ये स्पेस जो रहती वो इंक्लोज रहती इनर मेम्ब्रेन से, जो फिल्ड रहती जेल लाइक सब्सटेंस से, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं. अब हम बात करेंगे क्रिस्टे के बारे में. क्रिस्टे क्या है? द इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनवर्ट इनटू द फॉर्मिंग मैट्रिक्स फॉर्मिंग शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टे. क्रिस्टे किससे बना हुआ रहता? जो इनर मेम्ब्रेन रहती वही फोल्ड हो जाती, जिसकी वजह से क्रिस्टे बनते. दिस फोल्डिंग इज अ क्रिटिकल अडेप्टेशन दैट ड्रामेटिकली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन. क्रिस्टे क्या करती? वो अंदर से इनर मेम्ब्रेन से फोल्ड हुई से रहती, तो वह क्या करती? इंक्रीज करती सरफेस एरिया इनर मेम्ब्रेन के अंदर. सिंस द इनर मेम्ब्रेन हाउसेज द एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स फॉर एटीपी प्रोडक्शन. इनर मेम्ब्रेन हाउसेस करते एंजाइम्स को और प्रोटीन फॉर एटीपी प्रोडक्शन. एटीपी को भी बनाती. मोर सरफेस एरिया मीन्स मोर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी. अगर सरफेस एरिया ज़्यादा रहा तो कैपेसिटी भी बढ़ जाती एनर्जी प्रोड्यूस करने की. फिर उसके बाद मेम्ब्रेन स्पेशलाइजेशन. मेम्ब्रेन स्पेशलाइजेशन के अंदर हम क्या देखें? ईच मेम्ब्रेन हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ एंजाइम्स एम्बेडेड इन इट. मेम्ब्रेन स्पेशलाइजेशन के अंदर हर मेम्ब्रेन के अंदर यूनिक सेट ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं डेडिकेटेड टू डिफरेंट स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो डेडिकेट करते डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में. फंक्शंस द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया क्या एक प्राइमरी साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का. अ प्रोसेस दैट यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी. ये एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस है जो यूज़ करती है ऑक्सीजन को और ब्रेक डाउन करती फूड मॉलिक्यूल्स को. जैसे कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है तो वो ऑक्सीजन की मदद लेके ब्रेक डाउन करती और क्या प्रोड्यूस करती? एनर्जी प्रोड्यूस करती. दिस एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ये एनर्जी कैप्चर्ड होती है और स्टोर्ड हो जाती कौन से फॉर्म में? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी में हो जाती. द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. एटीपी क्या है? एक तरह का यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है. दिस वाइटल रोल इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर फेमसली नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. इसकी वजह से, इसका जो ये वाइटल रोल है, इसकी वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. अब हम बात करेंगे सेमी ऑटोनमस नेचर के बारे में माइटोकॉन्ड्रिया के. हेडिंग लिख लेंगे सेमी ऑटोनमस नेचर. सेमी ऑटोनमस
नेचर। सेमी ऑटोनमस नेचर यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो खुद का ओन जेनेटिक मटेरियल रहता, जो सिंगल रहता, और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स रहते, और मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसाइसिस, मशीन्स रहते प्रोटीन सिंथेसाइसिस के लिए, और इंक्लूड राइबोसोम रहता है इनके पास 70S का, और आरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं इनके अंदर। सो हम यहाँ लिख लेंगे द माइटोकॉन्ड्रिया matrix contain its own genetic material, contain its own genetic material, own genetic material, a सिंगल पाया जाता है इसका ओन जेनेटिक मटेरियल, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते, मॉलिक्यूल्स, और मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए खुद का ओन मशीनरी भी पाया जाता, एंड द मशीनरी फॉर protein synthesis इंक्लूडिंग राइबोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी पाया जाता, 70S राइबोसोम पाया जाता, इंक्लूडिंग 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम and RNA molecules, and RNA molecules। यह अलाउ करता माइटोकॉन्ड्रिया को कोड करने के लिए और सिंथेसाइज करने के लिए इसका ओन प्रोटीन, और बनाने के लिए सेमी ऑटोनमस। दिस अलाउज द माइटोकॉन्ड्रिया to code for and synthesis some of its own protein, and synthesize some of its own proteins। माइटोकॉन्ड्रिया खुद के ओन प्रोटीन्स भी बना सकता, some of its own proteins, मेकिंग इट सेमी ऑटोनमस। इसकी वजह से जो ओन प्रोटीन्स बनाता है, इसकी वजह से ये सेमी ऑटोनमस नेचर में बन जाता, मेकिंग इट सेमी ऑटोनमस। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और ये डिवाइड होते हैं फिशन से। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग and divide by fission, अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में, जो एक तरह का प्लांट ऑर्गेनल है, पिगमेंटेशन और स्टोरेज में इसका काम है। तो अब हम सेकेंड बात कर लेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड क्या है? एक प्लांट ऑर्गेनल है ऑफ पिगमेंटेशन एंड स्टोरेज। पिगमेंटेशन और स्टोरेज के लिए है ये। तो हम यहाँ लिख लेंगे द प्लांट ऑर्गेनल
of pigmentation and storage अब हम किसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे. जनरल कैरेक्टरिस्टिक and डिस्ट्रीब्यूशन. पहले हम बात करेंगे प्रेजेंस. ये कहाँ पाए जाते हैं? प्लास्टिड्स. ये प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर प्लांट सेल्स के पास पाए जाते हैं और थोड़े प्रोटिस्ट में पाए जा सकते हैं, जैसे कि यूग्लेनॉइड्स में भी पाए जा सकते हैं. प्लास्टिड्स आर found in all plant cells, and in some protists like euglenoid. प्लास्टिड्स पूरे प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं. हर प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, लेकिन थोड़े प्रोटिस्ट में भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि यूग्लेनॉइड में भी रहते. अब हम विजिबिलिटी देखेंगे, यानी ये कैसे दिखे हमें. विजिबिलिटी ऑल्सो मैटर. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह देखें तो बहुत सारे प्लास्टिड्स लार्ज रहते हैं और इजीली हमें दिख जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर. लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी हमें स्पेशल स्टेनिंग डालने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इसके ऊपर पिगमेंट्स पाए जाते. माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कोई पिगमेंट नहीं पाया जा रहा था, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देख पा रहे थे. लेकिन जो प्लास्टिड्स है उसको हम अगर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी रखें तो वह हमें दिख जाते. अनलाइक माइटोकॉन्ड्रिया many plastids are large. बहुत सारे प्लास्टिड्स कैसे रहते? लार्ज रहते. many plastids are large and can be easily observed अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप. यानी हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी प्लास्टिड्स को देख ले सकते. अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप विदाउट स्पेशल स्टेनिंग. अगर हम इस पर कोई स्पेशल स्टेनिंग भी नहीं डाले तो ये हमें दिख जाते. विदाउट स्पेशल स्टेनिंग. ऑफन ड्यू टू देयर पिगमेंट्स. क्यों बोलते हैं इसके ऊपर पिगमेंट्स पाए जाते? ऑफन ड्यू टू देयर पिगमेंट्स. पहले हम प्लास्टिड का स्ट्रक्चर उतार लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड्स पढ़ेंगे. तो हम यहाँ स्ट्रक्चर उतार लेंगे. पहले हम इस स्ट्रक्चर को लेबल कर लेंगे. जो ये बाहर की मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन. और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन. एक कॉइन रहा तो उसको हम थाइलकोइड बोलते. एक कॉइन रहा तो क्या बोलते हैं हम उसको? थाइलकोइड. और जो ये कॉइन की मेम्ब्रेन रहती उसको हम बोलते हैं थाइलकोइड मेम्ब्रेन बोलते. और पूरे कॉइन का
कॉइन्स पूरे जमे हुए हैं, उसको हम, ये एक तरह के पूरे कॉइन्स जमे हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राना। क्या बोलेंगे, ग्राना। और जो इसके ऊपर ये पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, ये क्या करते काम, ये करते, ट्रैप करते लाइट एनर्जी को, ट्रैप करते लाइट एनर्जी। तो हम इसे भी लेबल कर लेंगे, ट्रैप लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो ये कई का स्ट्रक्चर है, ये एक तरह का प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड्स। हेडिंग डाल लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, हम बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स, उसके ऊपर पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे, उसके बेसिस पे हम प्लास्टिड्स को क्लासिफाई करते। तो यहाँ हमारे पास 3 टाइप के पाए जा रहे हैं, एक है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और एक है ल्यूकोप्लास्ट। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लास्टिड्स are classified based on the presence or absence of पिगमेंट्स। पिगमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे हम प्लास्टिड्स को क्लासिफाई करते। तो हमारे पास 3 टाइप के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। पहले हम इस स्लाइड को रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी स्लाइड में उसके बारे में लिखेंगे। तो हम पहले यहाँ क्या पढ़े थे, हम पहले सेमी ऑटोनोमस नेचर के बारे में पढ़े, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स रहता है वो क्या कंटेन करता है, इसका ओन जेनेटिक मटेरियल रहता जो सिंगल पाया जाता, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स रहते और मशीनरी फॉर प्रोटीन्स, यानी मशीनरी भी रहती प्रोटीन्स के लिए, एंड इंक्लूडिंग 70s राइबोसोम एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। 70s राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं और आरएनए मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जो अलाउ करता माइटोकॉन्ड्रिया को कोड करने के लिए एंड सिंथेसाइज करने के लिए इसका ओन प्रोटीन और बनाने के लिए सेमी ऑटोनोमस इन नेचर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या एक तरह का सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और डिवाइड होता फिशन से। प्लास्टिड्स द प्लांट ऑर्गेनेल ऑफ पिगमेंटेशन एंड स्टोरेज। प्लास्टिड क्या एक प्लांट ऑर्गेनेल है जो पिगमेंटेशन एंड स्टोरेज में मदद करता। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेजेंस प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड सम इन प्रोटिस्ट लाइक यूग्लेनॉइड्स। प्लास्टिड्स हमें कहाँ दिखते हैं, ऑल प्लांट्स यानी पूरे प्लांट सेल्स के अंदर दिखते हैं और थोड़े प्रोटिस्ट के अंदर दिखते हैं, जैसे कि यूग्लेनॉइड के अंदर। विजिबिलिटी unlike mitochondria, many plastids are large, can be easily observed under a light microscope. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसको कोई डाई डालकर देखने की ज़रूरत नहीं रहती। प्लास्टिड्स बहुत बड़े रहते हैं और वो इजीली ऑब्जर्व होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, विदाउट स्पेशल स्टेन, कोई भी स्टेन के बगैर, ऑफन ड्यू टू देयर पिगमेंट्स, क्योंकि इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड्स आर क्लासिफाई बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स। प्लास्टिड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स, यानी इसके अंदर पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे, उसके बेसिस पे हम प्लास्टिड्स को क्लासिफाई करते। पहले हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या पाया जाता, क्लोरोफिल पाया जाता और कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते। इसका प्राइमरी फंक्शन है ट्रैप करना, यानी लेना लाइट एनर्जी को और कैरी आउट फोटोसिंथेसिस करना। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, यहाँ लिख लेंगे हम कंटेन क्लोरोफिल पाया जाता एंड कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स, और कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते, कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स।
pigments. Their primary function is to trap light energy and carry out photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता और कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते, जो प्राइमरी फंक्शन इसका क्या रहता? ट्रैप करना लाइट एनर्जी और कैरी आउट करना फोटोसिंथेसिस। अब हम सेकेंड पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट क्या कंटेन करता? फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीन ऑरेंज कलर, ज़ैंथोफिल येलो कलर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर सीन इन फ्रूट्स। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या रहता? फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, और ये रिस्पॉन्सिबल रहता येलो, ऑरेंज, रेड कलर देना फ्रूट्स में, और जैसे कि टोमेटोज में, फ्लावर्स में और एगिंग लीव्स के अंदर भी। तो हम यहाँ लिखेंगे कंटेन फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स, pigments like carotene यानी ऑरेंज कलर, ज़ैंथोफिल का कलर कौन सा रहता? येलो। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते? दे आर responsible for the yellow, orange and red colors seen in fruits। जो फ्रूट्स में हमको कलर देता वो कौन देता? क्रोमोप्लास्ट ही देता। जैसे कि टोमेटोज, एग्जाम्पल टोमेटोज, फ्लावर्स एक्सेट्रा। इसमें जो कलर्स आते वो क्रोमोप्लास्ट से ही आते। थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट, लिख लेंगे हम थर्ड, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ये एक कलरलेस प्लास्टिक है जो डेडिकेट करता स्टोरेज ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। ये यानी वेरियस न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता ये कलरलेस प्लास्टिक है। दे आर फर्दर सब डिवाइडेड बेस्ड ऑन व्हाट दे स्टोर। फिर और ल्यूकोप्लास्ट भी डिवाइड हो जाते हैं 3 पार्ट्स में। तो हम पहले ल्यूकोप्लास्ट के बारे में लिख लेंगे। These are colorless plastids. यानी इसके अंदर कोई कलर नहीं रहता। Dedicated to the storage of various nutrients को ये क्या करते? स्टोर करते। दे आर फर्दर सबडिवाइडेड
further subdivided based on what they store. तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर 3 टाइप्स आते। फर्स्ट है एमाइलोप्लास्ट, सेकेंड है इलाइयोप्लास्ट, थर्ड है एल्यूरोप्लास्ट। पहले हम एमाइलोप्लास्ट की बात करेंगे। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? एमाइलोप्लास्ट स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या स्टोर करते? कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते। और इलाइयोप्लास्ट स्टोर करते ऑयल एंड फैट्स। इलाइयोप्लास्ट, इसके वर्ड के अंदर ही हमें ऑयल दिख रहा, OIL, ऑयल। तो ये स्टोर का काम क्या है लोगों का? इलाइयोप्लास्ट के अंदर ऑयल एंड फैट्स। अगर एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करते प्रोटीन्स, यानी ये प्रोटीन स्टोर करने में मदद करते। अब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखने में कैसे दिखता? क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर जो हम पीछे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर उतारे थे वही देखेंगे अब यहाँ। पहले हम क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर शेप, साइज एंड नंबर की बात करेंगे। फर्स्ट लिख लेंगे शेप, साइज एंड नंबर। जो हम पीछे स्ट्रक्चर उतारे वो क्लोरोप्लास्ट का ही स्ट्रक्चर था। अब हम उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। क्लोरोप्लास्ट कैसे रहते? लेंस शेप रहते, यानी तो ओवल रहते, स्पेरिकल यानी तो डिस्कॉइड शेप के पाए जाते। ये लार्ज रहते यानी बड़े रहते माइटोकॉन्ड्रिया से भी, और इनकी लेंथ जो रहती वो 5 से 10 माइक्रोमीटर रहती, और जो विड्थ रहती वो 2 से 4 माइक्रोमीटर की रहती। Their number per cell varies widely from 1 in some algae to 20 to 40 in the leaf mesophyll cells of higher plants. जो नंबर रहता हर सेल के अंदर वैरी करता वाइडली, यानी अलग अलग। इन सम आल्गे, थोड़े आल्गे के अंदर 20 से लेके 40 मेसोफिल पाए जाते लीफ के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्लोरोप्लास्ट आर टिपिकली, कैसे रहते ये? टिपिकली लेंस, ओवल, स्पेरिकल, और डिस्कॉइड शेप, यानी तो डिस्कॉइड शेप के ये पाए जाते। डिस्कॉइड शेप, दे आर लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े रहते। दे आर लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, विद अ लेंथ ऑफ, इनका लेंथ कितना रहता? विद अ लेंथ ऑफ 5 to 10 माइक्रोमीटर, and a width of, अगर हम इसकी width देखें तो कितनी रहती? 2 से 4 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर रहती। Their number per cell varies widely. Their number per cell varies widely. From one in some algae, अगर हम थोड़े algae में देखें, from
1 in some algae to 20 to 40 in the leaf mesophyll cells. 20 to 40 in the leaf mesophyll cells, यानी मेसोफिल सेल्स के पास कितने पाए जाते? 20 से लेके 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते ऑफ हायर प्लांट्स के। अब हम बात करेंगे डबल मेम्ब्रेन एनवेलप के बारे में, यानी डबल मेम्ब्रेन एनवेलप। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन थी, यही भी क्लोरोप्लास्ट के पास भी डबल मेम्ब्रेन रहती है, एक है आउटर और एक है इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन रहती वो रिलेटिवली लेस परमिएबल रहती और इंक्लोज रहती फ्लूइड फिल्ड स्पेस से, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते। तो हम यहाँ लिख लेंगे डबल मेम्ब्रेन एनवेलप। डबल मेम्ब्रेन एनवेलप लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया chloroplast have a double membrane, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती, an outer and an inner membrane is the inner membrane is less permeable and encloses a fluid filled space called the stroma। क्या बोलते हैं हम इसे? स्ट्रोमा बोलते हैं। अगर हम इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो पहले हम ये स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी स्लाइड पे हम इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो हम इस स्लाइड के अंदर क्या बात करें? पहले क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। और ये इनका प्राइमरी फंक्शन क्या रहता? ट्रैप करना लाइट एनर्जी और कैरी आउट करना फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट क्या कंटेन करता? फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ऑरेंज, xanthophyll। दे आर रिस्पॉन्स फॉर द येलो, ऑरेंज, रेड कलर सीन इन फ्रूट्स, एग्जाम्पल टोमेटोज, फ्लावर्स एक्सेट्रा। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड से जो डेडिकेट करता स्टोरेज ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। ये सब डिवाइडेड हो जाता और 3 पार्ट्स में, एक है एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का काम है स्टोर करना कार्बोहाइड्रेट, इलाइयोप्लास्ट का काम है ऑयल फैट को स्टोर करना और एल्यूरोप्लास्ट का काम है स्टोर करना प्रोटीन। क्लोरोप्लास्ट, अगर हम इसके शेप साइज नंबर की बात करें, क्लोरोप्लास्ट कैसे रहते? लेंस, ओवल, स्पेरिकल यानी तो डिस्कॉइड शेप में पाए जाते। ये लार्जर रहते माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़े रहते क्लोरोप्लास्ट। इनकी जो लेंथ रहती वो 5 से 10 माइटोकॉन्ड्रिया की रहती, माइक्रोमीटर की रहती, और इनका जो विड्थ रहता वो 2 से 4 माइक्रोमीटर का रहता। और इनका नंबर ऑफ पर्सेल वेरीज वाइडली, ये हर सेल में अलग अलग रहते। फ्रॉम 1 in some algae 20 to 40 in the leaf मेसोफिल सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर 20 to 40 क्या पाए जाते? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते। अगर हम डबल मेम्ब्रेन एनवेलप की बात करें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन एनवेलप पाई जाती थी, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन एनवेलप पाई जाती। एक है आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। द इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल, जो इनर मेम्ब्रेन रहती वो लेस परमिएबल रहती और इंक्लोजेस रहती फ्लूइड फिल्ड स्पेस से, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। द इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम, द
इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम। इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पहले हम बात करेंगे थाइलाकॉइड्स के बारे में। थाइलाकॉइड्स क्या है? थाइलाकॉइड्स, inside the stroma there are flattened membranous sacs called thylakoids। स्ट्रोमा के अंदर एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स रहते हैं जिसको हम थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। जो इंटरनल स्पेस रहती है वो थाइलाकॉइड की रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। inside the stroma, inside the stroma there are flattened membranous sacs called thylakoids। थाइलाकॉइड्स पाए जाते जो द इंटरनल स्पेस, जो इंटरनल स्पेस रहती, द इंटरनल स्पेस विद इन अ थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के अंदर, विद इन अ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड द ल्यूमेन। उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। इज कॉल्ड द ल्यूमेन। अब हम बात करेंगे ग्राना। ग्राना क्या है? सेकेंड लिख लेंगे ग्राना। ग्राना एक थाइलाकॉइड का स्टैग्ड है जो टॉप ऑफ ईच अदर लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स, ये कॉइन्स के जैसे दिखते हैं। हम ग्राना किसको बोल रहे हैं? एक है सो उसको थाइलाकॉइड बोलते हैं। वैसे ही पूरे इसको हम स्टेप बाय स्टेप पूरे कॉइन्स को रखें तो वो पूरे कॉइन्स को क्या बोलते हैं? हम ग्राना बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे थाइलाकॉइड्स are stacked on top of each other like piles of coins। These stacks are called grana। These stacks are called grana। ये एक थैलाकॉइड है। अगर हम ऐसे ही पूरे थैलाकॉइड रखते गए तो इसको हम क्या बोलेंगे? पूरे को ग्राना बोलेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रोमा लेमेले। स्ट्रोमा लेमेले क्या है? थर्ड लिख लेंगे स्ट्रोमा लेमेले। जो ग्राना रहते वो इंटरकनेक्टेड रहते नेटवर्क ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल से, जिसको हम स्ट्रोमा लेमेले बोलते हैं। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि जितने भी थैलाकॉइड्स रहते वो पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस नेटवर्क है। तो हम यहाँ लिख लेंगे द ग्राना आर interconnected by a network of flat membranous tubules called stroma lamellae। Stroma lamellae। This system ensures that all thylakoids
are part of a continuous network. A continuous network. अब हम बात करेंगे फंक्शन द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता? द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट क्या एक साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जब प्रोसेस होता कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. जहां लाइट एनर्जी किस में बदल जाती? केमिकल एनर्जी में. ये प्रोसेस स्प्लिट हो जाता दो लोकेशंस में. तो हम यहां पहले लिख लेंगे द क्लोरोप्लास्ट is the site of photosynthesis. Is the site of photosynthesis. Photosynthesis. The process of converting. The process of converting light energy into केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाना काम है. द प्रोसेस स्प्लिट बिटवीन टू लोकेशंस. द प्रोसेस स्प्लिट बिटवीन टू लोकेशंस. दो लोकेशंस में ये स्प्लिट हो जाता. कौन से वो दो लोकेशन? एक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. तो हम यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी जो लाइट पे डिपेंड रहता. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होता जहां क्लोरोफिल कैप्चर करता लाइट एनर्जी को, जो यूज करके जनरेट करता है एटीपी और दूसरे एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स तक, और दूसरे एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स बनाता. तो ये हम लिख लेंगे अकर्स इन. कहाँ होता ये? अकर्स इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स. थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होता. वेयर क्लोरोफिल कैप्चर्स लाइट एनर्जी. जहां वेयर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल. वेयर क्लोरोफिल capture light energy, capture light energy which used to generate ATP and other energy carrier molecules. दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता? ये स्ट्रोमा के अंदर पहले अकर होता, जहां एनर्जी लाइट रिएक्शन से, where the energy from the light reaction is used to fix carbon dioxide in carbohydrates
एनर्जी जो लाइट रिएक्शन से वो यूज होती फिक्स करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, अकर इन स्ट्रोमा, अकर इन स्ट्रोमा where the energy from the light reaction is used to fix carbon dioxide in carbohydrates. अब हम बात करेंगे सेमी ऑटोनमस इन नेचर के बारे में। सेमी ऑटोनमस इन नेचर, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह स्ट्रोमा भी इसका ओन सर्कुलर डीएनए रहता, 70s राइबोसोम का रहता, और ये नेसेसरी रहता कंपोनेंट्स के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम, सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही रहता। The stroma contains its own circular DNA, 70s ribosome and necessary components for protein synthesis. सेकेंड इसका ये है कि ये अलाउ करता क्लोरोप्लास्ट टू मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स एंड सेल्फ रेप्लिकेट। ये अलाउ करता क्लोरोप्लास्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए थोड़े खुद के प्रोटीन्स और सेल्फ रेप्लिकेट करता, और कंफर्म करता कि ये एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन रहना इसका। This allows chloroplast to manufacture यानी बनाना some of their own proteins and self-replicate confirming their एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन। ओरिजिन क्या रहना, एंडोसिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक ओरिजिन। तो हम ये स्लाइड के अंदर क्या क्या पढ़े देख लेंगे, फिर उसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे जो हम पहले प्लास्टिड के अंदर उतार लिए सो है। तो हम इस स्लाइड के अंदर पढ़े इंटरनल मेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में। थैलेकॉइड्स क्या है, इनसाइड द स्ट्रोमा देयर आर फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड थाइलेकॉइड्स। स्ट्रोमा के अंदर फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस सैक्स रहते हैं जिसको हम थाइलेकॉइड्स बोलते हैं। ये इंटरनल स्पेस है जहाँ थाइलेकॉइड रहता, विद इन अ थाइलेकॉइड ल्यूमेन। थाइलेकॉइड के अंदर क्या पाया जाता है, ल्यूमेन पाया जाता है। ग्राना क्या है, थाइलेकॉइड स्टैग ऑन टॉप ऑफ ईच अदर लाइक पाइल्स, यानी एक रहा तो हम उसको थाइलेकॉइड बोलते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे उतारे तो ये क्या बन जाता है, एक तरह का ग्राना बन जाता। स्ट्रोमा lamellae, the grana are interconnected by a network of flat membranous tubules called stroma। ग्राना इंटरकनेक्टेड रहते नेटवर्क ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल से, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमेल्ले बोलते हैं। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि जितने भी थैलेकॉइड्स रहते हैं वो पार्ट है कंटिन्यूस नेटवर्क के। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस,
क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता क्लोरोप्लास्ट, और ये द प्रोसेस स्प्लिट बिटवीन टू लोकेशन, ये प्रोसेस दो लोकेशन में स्प्लिट होता, एक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। कौन सा है? एक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स रहते हैं, जहाँ क्लोरोफिल कैप्चर करता लाइट एनर्जी को, जो यूज़ होता है जनरेट करता एटीपी और दूसरे एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। अगर हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की बात करें तो ये स्ट्रोमा के अंदर होता है, जहाँ एनर्जी लाइट रिएक्शन से फिक्स हो जाती कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। सेमी ऑटोनोमस इन नेचर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था वैसे ही स्ट्रोमा कंटेन इट्स ओन सर्कुलर डीएनए। स्ट्रोमा के पास इसका खुद का सर्कुलर डीएनए रहता, 70s राइबोसोम रहता और नेसेसरी कंपोनेंट्स रहते प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये अलाउ करता क्लोरोप्लास्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, इसका खुद का प्रोटीन और सेल्फ रेप्लिकेट करने के लिए, और कंफर्म करता कि ये एंडोसिम्बियोटिक इसकी ओरिजिन रहना। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अगर कोई चीज़ उसके अंदर हम लिखना छोड़ दिए तो उसको भी हम लिख लेंगे। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पिगमेंट्स है लाइट ट्रैप करने के लिए, ये पूरा ग्राना है, ये स्ट्रोमा है जो खाली जगह है, ये स्ट्रोमा लेमेल्ले है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड। ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, यानी कि जो इसके अंदर पाया जा रहा, हम वहाँ पढ़े ल्यूमेन, तो ये जो खाली स्पेसेस के अंदर जो रहता है इसको हम ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, थैलेकॉइड। इसके अंदर डीएनए भी पाया जा रहा, तो हम यहाँ डीएनए भी उतार लेंगे। ये क्या है? डीएनए। और इसके अंदर आरएनए भी पाए जा रहे, आरएनए भी उतार लेंगे। ये क्या है? आरएनए। और थोड़े प्रोटीन्स भी पाए जा रहे, तो हम प्रोटीन्स भी उतार लेंगे। ये क्या है? प्रोटीन्स। क्लोरोप्लास्ट कितने राइबोसोम का रहता? 70s राइबोसोम का रहता, तो हम यहाँ लिख लेंगे 70s राइबोसोम। हम ये प्लास्टिड्स के अंदर उतारे, लेकिन ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ तक एनसीईआरटी रीडिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया unless specifically stained are not easily visible under the microscope। जब तक माइटोकॉन्ड्रिया का जब तक खास तौर पे स्टेन नहीं किया जाए माइक्रोस्कोप के नीचे, आसानी से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखता था। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो पाए जाते हैं सेल के अंदर, वो डिपेंड किसके ऊपर रहता है? उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड रहता। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। कौन से टर्म्स देखते हैं? शेप और साइज भी देखते हम, और कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबल इज ऑब्जर्व। Typically, it is sausage shape or cylindrical, having a diameter of 0.2 to 1 micrometer, average 0.5, and length 1 to 4.1 micrometer. Each mitochondria is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments. अगर हम शेप और साइज़ की बात करें तो हम इसके अंदर शेप और साइज़ की भी बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप यानी तो सिलेंड्रिकल का रहता, और इसका डायमीटर 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर रहता। एवरेज निकाले तो 0.5 माइक्रोमीटर रहता। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर रहता। ईच माइटोकॉन्ड्रिया, हर माइटोकॉन्ड्रिया कैसा रहता? डबल मेम्ब्रेन रहता, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता। द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, दो पाए जाते। कौन सा? एक आउटर रहता और एक इनर मेम्ब्रेन रहता, जो डिवाइड करता ल्यूमेन को डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वेस कंपार्टमेंट, दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। टू एक्वेस कंपार्टमेंट में डिवाइड करता वाले कौन से है वो? एक है आउटर और एक है इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। जो इनर कंपार्टमेंट रहता है वो फिल्ड रहता डेंस होमोजीनियस सब्सटेंसेस से, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं।
द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है वो कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाता ऑर्गेनल का। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे। जो इनर मेम्ब्रेन रहती वो फोल्डिंग बना लेती, और क्या बना लेती, ये पूरी फोल्डिंग है। सो ये क्या है, ये फोल्डिंग है। ये फोल्डिंग से जो क्या बनाते, क्रिस्टे बनाती। क्या बनाती, क्रिस्टे बनाती। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के तरफ, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्रिस्टे क्या करता है, इंक्रीज करता सरफेस एरिया। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। जो दो मेम्ब्रेन रहता है उसका स्पेसिफिक एंजाइम रहता है जो एसोसिएट रहता है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये प्रोड्यूस करते सेलुलर एनर्जी कौन से फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, जिसकी वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। द मैट्रिक्स ऑल्सो पॉजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता, थोड़े आरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते, और 70 years का राइबोसोम पाया जा सकता, और थोड़े कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन के लिए। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फिशन। माइटोकॉन्ड्रिया किससे डिवाइड होता, फिशन से डिवाइड होता। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। जो क्रिस्टे हम जो बोल रहे हैं वो यही है, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये जो खाली है ये पूरा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, ये क्रिस्टे है, ये जो है ना, ये पूरे क्रिस्टे है। और मैट्रिक्स ये पाया जा रहा, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस ये है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लेनॉइड्स। प्लास्टिड्स हम कहाँ कहाँ देखें, पूरे प्लांट्स में और थोड़े यूग्लेनॉइड्स के अंदर। दीज आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। हम इसको अच्छे से यानी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि ये थोड़े बड़े रहते। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट्स। ये थोड़े स्पेसिफिक पिगमेंट्स बियर करते और इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर देते प्लांट को। Based on the type of pigments, plastids can be classified into chloroplast, chromoplast, leucoplast. इनके पिगमेंट्स के टाइप पे प्लास्टिड को हम 3 डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट करते हैं। 3 डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट पे इसको हम डिवाइड करते हैं। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स करता, जो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता, ट्रैप करने के लिए लाइट एनर्जी, और एसेंशियल रहता फोटोसिंथेसिस के लिए। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट्स। क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और दूसरे पिगमेंट्स पाए जाते। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। क्रोमोप्लास्ट क्या देता, पार्ट जो प्लांट के पार्ट्स रहते हैं उसको येलो, ऑरेंज, रेड कलर देता। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइज विद द स्टोर्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, एक कलरलेस प्लास्टिड है जो वेरिड शेप करता और साइज विद स्टोर न्यूट्रिएंट्स। क्या स्टोर करता, न्यूट्रिएंट को स्टोर करता। इसके अंदर 3 टाइप आते हैं, एक है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता कार्बोहाइड्रेट्स, और एक है इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट स्टोर करता ऑयल एंड फैट्स। वेयर एज द एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता, प्रोटीन्स को स्टोर करता। Majority of the chloroplast of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves. बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट कहाँ दिखते हैं हमको, ग्रीन प्लांट्स के अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर ही दिखते हैं, लीव्स के अंदर। These are lens shaped, oval, spherical, discoid or even ribbon-like organelles having variable length 5 to 10 micrometer and width 2 to 4 micrometer. ये कैसे शेप के रह सकते हैं, लेंस के, ओवल के, स्पेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक स्ट्रक्चर इनके रह सकते हैं। ऑर्गेनल्स इनके हैविंग वेरिएबल लेंथ कितनी रहती, 5 से 10 माइक्रोमीटर और विड्थ 2 से 4 माइक्रोमीटर। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell ऑफ द क्लामाइडोमोनास अ ग्रीन algae to 20 to 40 per cell इन द मेसोफिल। जो इनकी संख्या रहती क्लामाइडोमोनास की एक सेल से लेकर मेसोफिल के
20 से 40 सेल तक अलग होती है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, एक तरह का डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। इनके पास भी दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, आउटर एंड इनर। जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन रहता है वो लेस परमिएबल रहता। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स ये क्या है, ये पूरे थाइलाकॉइड्स है जो जमे हुए रहते हैं, इसको हम थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्राना। एक थाइलाकॉइड, अगर एक कॉइन रहा तो उसको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। अगर ऐसे ही पूरे कॉइन्स जमाते गए तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्राना बोलेंगे। और द इंटरग्रल थाइलाकॉइड्स बोलते हैं, इसका ही नाम और क्या है, इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड्स। इन एडिशन there are flat membranous tubules called stroma lamellae connecting the thylakoids of the different grana. मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स रहते हैं जिसको हम स्ट्रोमा लेमेल्ले बोलते हैं, जो एक ग्राना से दूसरे थाइलाकॉइड को कनेक्ट करते। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड्स इंक्लूजेस अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। जो थाइलाकॉइड के अंदर स्पेस रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा एंजाइम्स रखता है जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। थाइलाकॉइड्स और क्या रखते हैं, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और राइबोसोम पाया जाता। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, थाइलाकॉइड्स के अंदर। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर। जो राइबोसोम रहता क्लोरोप्लास्ट का वो छोटा रहता, कितना रहता, 70s का। देन द साइटोप्लाज्म राइबोसोम, अगर साइटोप्लाज्मिक का राइबोसोम देखो तो कितना रहता, वो 80s का रहता। अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर देखें क्लोरोप्लास्ट का तो कैसा है देखो, इसके अंदर ये जो खाली स्पेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। और जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये ग्रैनम है, ये पूरे को क्या बोलते हैं, हम ग्रैनम बोलते हैं। अगर एक रहा तो इसको हम थाइलाकॉइड बोलेंगे। और जो ये सबको कनेक्ट कर रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये क्या है, स्ट्रोमा लेमेल्ले है, यहाँ भी कनेक्ट है देखो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लेमेल्ले बोलेंगे। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमें गलत बताना है ये 4 ऑप्शन में से। फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, अनलेस specifically stained are not easily visible under the microscope. ऑप्शन बी है physiological activity of cell determines the number of mitochondria per cell. ऑप्शन सी है mitochondria a powerhouse of the cell, has DNA, RNA, ribosome and enzymes. So it can survive
आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन। क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, ये चार ऑप्शन में से कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। हम माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक नहीं देख सकते, जब तक उस पर हम कोई ऐसा कलर नहीं डाले, कोई ऐसा स्टेन नहीं डाले, जब तक हम माइटोकॉन्ड्रिया को इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये करेक्ट है ऑप्शन, हमको तो इनकरेक्ट बोलना है। ऑप्शन बी है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। हाँ, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी रहती सेल की वो डिटरमाइन कर दी कितने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ना सेल के अंदर। ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन। क्या माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता फिशन से? हाँ सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता फिशन से। लेकिन ऑप्शन सी है जिसमें उन्होंने क्या बोल रहे, माइटोकॉन्ड्रिया अ पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या एक पावर हाउस ऑफ द सेल है, सही बात है। हैज़ डीएनए, डीएनए रहता क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास? हाँ रहता। आरएनए रहता? हाँ रहता। राइबोसोम क्या रहता माइटोकॉन्ड्रिया के पास? हाँ रहता, राइबोसोम भी रहता। और एंजाइम भी रहते। तो क्या ये सरवाइव कर सकता आउटसाइड द सेल? क्या वो सेल के बाहर जी सकता माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं, नहीं जी सकता माइटोकॉन्ड्रिया सेल के बाहर। तो ये ऑप्शन सी इसका गलत है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct match, correct match। ऑप्शन ए amyloblast, amyloblast store carbohydrate, store carbohydrate। ऑप्शन बी इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट। ऑप्शन सी एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हमको क्वेश्चन में ये पूछ रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैच है। तो पहला ऑप्शन है एमाइलोप्लास्ट। क्या एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता कार्बोहाइड्रेट? यस, एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इलायोप्लास्ट का इलायोप्लास्ट स्टोर करता ऑयल एंड फैट्स? हाँ, इलायोप्लास्ट भी स्टोर करता ऑयल एंड फैट्स, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन सी है एल्यूरोप्लास्ट। क्या एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता प्रोटीन्स? हाँ, एल्यूरोप्लास्ट का काम है स्टोर करना प्रोटीन्स। तो ये तीन भी ऑप्शन सही है। डी है ऑल ऑफ दिस। क्या ये पूरे सही है? हाँ पूरे सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता? ऑप्शन डी